सभी 10th क्लास स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट में पहला चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सभी का सिलेबस कंप्लीट, संपूर्ण, एकदम पूरा फुल्ली सिलेबस कंप्लीट करने का जिम्मा उठाया है डीएस प्लेटफॉर्म। तो प्लीज़ आप यदि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, लेखक परिचय, है ना। और इस पार्ट का सारांश, ये पार्ट हमारा 1 रहेगा। अभी पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर पार्ट 3 आएगा जिसमें कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से ये भी बता दूं पहले कि आप सभी का लाइव क्लास पर डे 7:30 से क्लास चलता है। तो आप सभी 10th क्लास वाले स्टूडेंट 7:30 से लाइव क्लास में भी शाम को जुड़ जाइएगा। आप लोगों का पढ़ाई कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल का होगा। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10th में हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी में देखा जाए तो हिंदी गुधुली, ये जैसे आपको इसमें पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, ये गुदली का ही इमेज इसके बैकग्राउंड में लगाया गया है। गुदली में देखा जाए तो गदखंड होता है, गदखंड, है ना, और काव्यखंड। क्या बाबू, गदखंड में है जो है 12 चैप्टर है और काव्यखंड में जो है 12 चैप्टर है। टोटल है बाबू 24 चैप्टर। हम लोग अभी फ़िलहाल किस में है, हम लोग अभी फ़िलहाल है बाबू गदखंड में। गदखंड का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कौन लिखे थे, इनके लेखक कौन थे, इनके लेखक जो भी थे उनके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, उनका क्या परिचय थे। आइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक ऐसे इंसान लिखे थे, रिस्पेक्टेबल, है ना, एक ऐसे इंसान लिखे थे जिनको कभी स्कूल में पढ़ने की अनुमति, अधिकार नहीं था। कभी स्कूलों से उनको मतलब भगा दिया जाता था, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, किसी के साथ बैठने तक का अधिकार नहीं था। वैसे इंसान लिखे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं बात कर रहा हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किन्होंने लिखा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे थे। आइए इनके जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लियर, बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, चैप्टर 1 है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जिनके संविधान के जनक कौन है, संविधान किन्होंने लिखा था भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे। कब, आप लोग थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि संविधान मतलब हमारे भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था, है ना। आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिएगा, है ना। ठीक है, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था इनका, मध्य प्रदेश, महू, एक दलित परिवार में हुआ था। ये जाति से क्या थे, महार थे, यानी अछूत, है ना, अशूद्र और दलित थे। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम कैसे पड़ा, हालांकि बचपन में इनका दूसरा नाम हुआ करता था अंबेडकर। इनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे पढ़ा, तो भीमराव जो है, भीमा इनकी मम्मी का नाम था, है ना। इनका भीमा जो है मम्मी का नाम था, भीमाबाई। ठीक है, तो एक्चुअली 14 भाई बहन में सबसे ये छोटे थे, 14 भाइयों बहन में सबसे छोटे थे, बहुत दुलार प्यार वाले थे। ठीक है ना, तो मम्मी के नाम से भीमा, है ना। इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, तो वहाँ से राव, ठीक है, राव ले लिया गया। और अंबेडकर इनके गुरुजी का नाम था, है ना। एक ब्राह्मण गुरुजी हुआ करते थे, कृष्ण केशव अंबेडकर, है ना। आगे चलकर इनको जो है, इनका मतलब जाति की वजह से जो भी दिक्कतें होती थी वो दिक्कत ना हो, इसलिए अपना वो टाइटल दे दिए कि चलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आगे चलकर इनको कोई भी पढ़ाई वगैरह में, कहीं भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए
किस जाति से बिलोंग करते थे? महार जाति से, अशुद्ध दलित। उस समय काफ़ी जब आई थिंक मतलब उस समय दलितों के साथ मतलब छोटे कास्टों के साथ इतनी दुष्व्यवहार की जाती थी, छुआछूत की इतनी ज़्यादा उस समय थी कि जब कोई इन लोगों की परछाई से मतलब जो छोटे जाति से बिलोंग करते थे उनके परछाई से दिक्कत थी। ऐसे था उस समय का सिचुएशन, ऐसा वहाँ सामाजिक वातावरण हुआ था, है ना। माता का नाम था इनका भीमाबाई, पिता का नाम था रामजी सकपाल। इनका विवाह हुआ था 1906 में रमाबाई के साथ हुआ था। रमाबाई भी ज़्यादा दिन इनके साथ नहीं बिता पाई, 1935 के आसपास ये देहांत हो गया रमाबाई का। फिर इन्होंने ये बचपन में ही शादी इनका हो गया था रमाबाई के साथ, ठीक है। फिर बचपन में ही शादी हो गया था। कुछ दिन बाद 1948 के आसपास जब इनका देहांत हो गया, 1948 के आसपास इन्होंने अपना फिर से एक शादी किया। किन से किया? तो डॉक्टर सबिता अम्बेडकर से। सबिता अम्बेडकर से किससे शादी किए थे? सबिता अम्बेडकर। ये क्या थी? डॉक्टर थी और ये पंडित जात से बिलोंग करते थे, पंडिताइन थी, ठीक है जी, है ना, पंडित जी, है ना। ये किस जाति से बिलोंग करती थी? डॉक्टर सबिता अम्बेडकर, पंडित, ठीक थी। ये मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 में ये इन्होंने मैट्रिक पास किया। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने बीए कहाँ से किया? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया, है ना। उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी फाइनल किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बताइए एक गरीब घर के लड़के न्यूयॉर्क में कैसे जा सकते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। यदि इनके बारे में टोटल में बात करते चलो पूरा डीपली तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतना समझ लीजिए, ठीक है। लंदन स्कूल एंड इकोनॉमिक्स, वहाँ से एमएससी और डीएससी मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस और एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस वहाँ से कंप्लीट किए। कहाँ से किए? लंदन स्कूल एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ग्रेस इन मतलब आगे चल के इन्होंने फिर लॉ की भी पढ़ाई की, वकालत की भी पढ़ाई किया, ठीक है। ये सारा चीज़ इनका है। इनके जीवन के तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा, यहाँ ज्योतिबा फुले। प्रथम भाषण का सम्मेलन जो 1936 लाहौर में हुआ था, इनका ये भाषण क्रांतिकारी था, जो कि बीच में ही ये भाषण को रोक दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। ये बहुत सारा बुक भी लिखे जिसमें कुछ भाषण भी लिखे, रचना भी लिखे। तो उस प्रसिद्ध भाषण और प्रसिद्ध रचना के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, समझिए। जो आपके अकॉर्डिंग बुक दिया गया है 10th क्लास के अकॉर्डिंग बुक, उसी को यहाँ मेंशन किया गया है। हालांकि पूरी डीपली चलेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा इनके बारे में बताने के लिए, इतने महान व्यक्ति थे ये, हाँ जी। और 14 अप्रैल आ रहा है, इनका जन्मदिन भी आ रहा है, तो वहाँ जन्मदिन के दिन हम स्पेशल लाइव आएंगे इनके बारे में बताने के लिए। उसमें पूरी डीपली एकदम चलेंगे कि कैसे ये न्यूयॉर्क चले गए पढ़ने में, कौन आखिर इनको हेल्प किया। सब कोई जब इनको अछूत ही समझ के भगाते थे तो आखिर हेल्प कोई टीचर किए होंगे। सारा चीज़ के बारे में हम लोग 14 अप्रैल को समझेंगे, इनके जन्मदिन के दिन, ठीक है, बहुत अच्छा तरीक़ा से। अभी फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू आपके 10th क्लास जो मेंशन किया गया है उस चीज़ को मैं मेंशन करके यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। विख्यात भाषण द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्होंने बहुत सारे भाषण मतलब बुक लिखा जिसका हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। प्रसिद्ध रचना हु आर दे, हु आर शुद्रास, इसमें बहुत सारा जो है मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से ध्यान ले लीजिएगा। हु आर दे, हु आर शुद्रास, ठीक है ना। द कास्ट इन इंडिया, इनकी मौत जो हो गई 1956 दिल्ली में हुई थी। किसके कारण हुई थी? डायबिटीज़ के कारण। लेटेस्ट एज में जब गए ये तो इनको डायबिटीज़ बीमारी हो गई थी, और डायबिटीज़ बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है। एक बाइक मतलब काम करना इनका पूरा शरीर बंद कर दिया। और मतलब देखा जाए ना, जो भी अच्छे इंसान रहते हैं, मैं एक चीज़ मोटा मोटी देखता हूँ कि जो भी अच्छे इंसान रहते हैं ना, उनका जीवन काल ज़्यादा दिन का नहीं रहता है। हम अक्सर देखें, ठीक है, ये लगभग वही 40 से 45 साल के आसपास ये किए थे, ठीक है। और ठीक है, अब ये मतलब शॉर्ट इनके
इंट्रो रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। यदि लॉन्ग इंट्रो के लिए आपको 14 अप्रैल मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा इनका जन्मदिन मनाने के लिए, ठीक है। ओके, अब आते हैं, हाँ अब आते हैं पाठ के सारांश में। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा में समझते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध, ये क्या है? निबंध। ये क्या है? भाषण, कहानी है कि निबंध? तो ये निबंध है। इस निबंध में क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या कहना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरे बुक को जैसे पूरा फिल्म ना देखकर हम एक ट्रेलर देख लेते हैं ना, उसी प्रकार से पूरा बुक ना पढ़कर हम एक सारांश पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें विलन कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, ठीक है, और इसकी कहानी क्या है ना। ओके, कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता, जैसे जाति के आधार पर हम लोगों को असमानता किया जाता है, जैसे ये छोट जाति के हैं, ये बड़ जाति के हैं, तो ये इस जाति के हैं, तो ये इस जाति के हैं, यहाँ छुआछूत जो लगाया जाता है, इसी के बीच इन्होंने प्रकट किया है विचार। आइए समझते हैं क्या प्रकट किया है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। बात सही है। आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि छोटे जाति का इज्जत ही नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी कटु समर्थक है ना। उनके अनुसार, जो कटु समर्थक है, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, माने काम का बंटवारा आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। मतलब जो कटु समर्थक है उनके अनुसार कहा जा रहा है कि श्रम का विभाजन आवश्यक है, जो जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति का काम करे। जैसे कोई बढ़ई जाति से बिलोंग कर रहा है तो लकड़ी का काम करे, जैसे कोई लोहार जाति से बिलोंग कर रहा है तो लोहा का काम करे। मतलब जाति के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, जो जाति के कटु समर्थक है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन का साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन के साथ, मतलब काम के बंटवारे के साथ साथ श्रमिकों, मजदूरों का भी बंटवारा, मतलब श्रमिकों का भी विभाजन का रूप लिए हुए है, मजदूरों का बंटवारा का भी रूप लिए हुए है। यदि कोई इंसान लोहा का काम कर रहा है तो आप उससे जाति नहीं पूछोगे कि किस जाति से है। लोहार पीट पाट कर रहा है ना, खोसिया क्या कहते हैं, हंसुआ खुरपी बना रहा है, तो आप उससे पूछने नहीं जाओगे कि आप किस जाति से हैं। आप डायरेक्ट सोच लोगे, थिंकिंग कर लोगे कि वो किस जाति से होंगे, लोहार जाति से। कोई दूध दही बेच रहा है ना, तो आप उससे पूछने नहीं जाओगे कि भैया किस जाति से, आप डायरेक्ट सोच लोगे कि ये अहिर जाति से होगा, है ना। वो चीज़ कह रहे हैं कि श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है, मजदूरों का भी रूप लिए हुए है। आपको काम का बंटवारा हुआ लेकिन आप डायरेक्ट जाति का बंटवारा हो चुका, ठीक है ना। उसके साथ यहाँ श्रम कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करती है। श्रम विभाजन ठीक है, आवश्यक है, कामों का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत में जो है जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है, अस्वाभाविक किया जाता है। मान लीजिए हम अहिर जाति से बिलोंग करते हैं और हमको मन नहीं करता है दूध दही वाला काम करने का, तो हमारा लेकिन पूर्वजों क्या करते आ रहे हैं, दूध दही का काम। हम किस जाति में से जन्म लिए हैं, अहिर जाति से, तो हम समाज कहता है जो जातिवादी के जाति प्रथा के कटु समर्थक है, तो समाज कहता है कि आपके पूर्वज जो काम किए हैं आप भी वही करो। ये कहीं से भी सही नहीं है। आपका मनोबल उसमें रुचि ही नहीं है तो आप उस काम को अच्छा से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सबसे पहले होना चाहिए जो आप काम कर रहे हो उसमें मनोबल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका रुचि होना चाहिए उसमें। आपका रुचि उसमें नहीं है तो आप उसको अच्छा से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं है उस काम में तो आप नहीं कर सकते हैं। आइए, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज
के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार भी देती है, ऊंच नीच करार भी देती है। कोई आपके साथ ही कोई काम कर रहा है, ठीक है, आपके साथ ही कोई काम कर रहा है लोहार का, कोई काम कर रहा है मोची का, है ना, चप्पल जूता सीने का, ठीक है, और कोई वर्क कर रहा है अपना, ठीक है, दूध दही का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो आपको उन लोगों में पूछने की ज़रूरत है क्या कि कौन किस जाति से है। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है श्रम के विभाजन के आधार पर, काम के विभाजन के आधार पर कि ये मजदूर जो होगा, जो चप्पल जूता सी रहा है, इस छोटे जाति से बिलोंग कर रहा होगा। जो बढ़े लकड़ी का काम कर रहा है ये बढ़ई जाति के होंगे, जो लोहा का काम कर रहे हैं वो लोहार जाति के होंगे, जो दूध दही का काम कर रहे हैं वो अहिर जाति के होंगे। तो ऊंच नीच भी उसी समय हमारा ऊंच नीच भी करार तो हो गया ये चीज़, ठीक है। उसी समय हमारा जाति पता चल गया, जब जाति पता चल गया तो ऊंच नीच हमारा वहाँ करार हो गया। आइए, लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। किसी भी विश्व के किसी भी समाज में जाओगे तो श्रम का विभाजन, काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होता है। ये नहीं कि हम अहिर जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा काम है दूध दही तो हम दूध दही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का मान लिया जाए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की पर आधारित नहीं है, मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ छूट गया, मनुष्य के की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। जाति के आधार पर काम देना है, जैसे मैं किस जाति से बिलोंग कर रहा हूँ, अहिर जाति से, तो मुझे काम दे देगा दूध दही का काम करो, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है दूध दही का काम करने में, तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे सभ्य समाज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो वही लेखक कह रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक नहीं है, यानी अस्वाभाविक है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि यह व्यक्तियों को अपने रुचि पर क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने का योग्य बनाए। लेखक कह रहे हैं कि सभ्य समाज का यह कर्तव्य है कि वो छोड़ दे वे लोग छोड़ दे जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करना, कि इंसान को जिस फील्ड का नॉलेज है, जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है, उस फील्ड का वर्क करे, ठीक है। क्योंकि यह मनुष्य के यहाँ कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों के अपने रुचि पर क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने का योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा कर दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन समाज क्या करता है? लेकिन समाज इतना दबाव देता है कि हम लोग अपने माता पिता का, है ना, माता पिता का जो काम किए हुए हैं, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार हमको काम करना पड़ता है। जैसे मेरे माता पिता काम किए हैं दूध दही का, तो हमको भी सामाजिक स्तर से दूध दही का ही काम करना पड़ेगा। ये चीज़ अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर लिया जाता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय में ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर लिया जाता है कि ये कुशवाहा परिवार में जन्म लेगा तो साग सब्जी का काम करेगा, साग सब्जी बोएगा, साग सब्जी बेचेगा। ये अहिर जाति में जन्म ले रहा है, अहिर जाति में, तो ये दूध दही का काम करेगा। ये लोहार जाति में जन्म ले रहा है तो लोहा का काम करेगा। ये बढ़ई जाति में जन्म ले रहा है तो लकड़ी का काम करेगा। ये गर्भधारण से ही हम लोगों का पेशा जो है फिक्स हो जाता है। समय ही मनुष्य का पेशा जो है निर्धारित कर दिया जाता है, जो अन्यायपूर्ण है। लेखक कह रहे हैं जो कि अन्यायपूर्ण है। बात सही है, अन्यायपूर्ण है यार। बच्चे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाने दो। ओके, आइए आगे पॉइंट को समझते हैं। जाति प्रथा पेशों को दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि
एक ही पेशा में इंसान को हमेशा के लिए बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। इसमें आपको नॉलेज नहीं है और आपको पेशे के अनुसार, आपके माता पिता के पेशे के अनुसार इसमें आपको बंध दिया जाए कि नहीं यही करना है, और इसमें कोई आपको नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी आपको इसका पता नहीं है, तो आपको भूखे मरना पड़ेगा। ये चीज़ कह रहे हैं, बांध दिया जाता है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, कोई चेंजिंग हो जाता है, तो लोग भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, बेरोजगार हो जाता है। और हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसका पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले वह उसमें माहिर या परंपरागत क्यों न हो। हिंदू धर्म कभी भी पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसकी पैतृक पेशा न हो, जो उसके माता पिता का पेशा न हो, तो हिंदू धर्म नहीं कहता है कि आप उस पेशा को चुनो। यदि आपके माता पिता का वो पेशा है तो आप चुन सकते हो, अदरवाइज नहीं चुन सकते हो। वही कह रहे हैं, भले वह उसमें माहिर, भले ही वह उसमें कितना भी नॉलेज ना हो, उसमें माहिर ही क्यों ना हो, परंपरागत ही क्यों ना हो, उसको चुनने की अनुमति नहीं है ही क्यों ना हो। अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने माता पिता का पेशा ही अपनाना पड़ता है। आप किसी काम को बहुत अच्छा से जानते हैं, आप मान लीजिए यादव जाति से बिलोंग करें, आप लोहार है ना, चाहे मान लीजिए जो ये केस काटा जाता है उनको ठाकुर बोला जाता है ना। केस काटने की मतलब अभी तो फैशन डिज़ाइनर वगैरह इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब थोड़ा सा इस सब का नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। तो यदि आप केस काटने चले जाओगे तो समाज क्या कहेगा, ठाकुर वगैरह है ना। आप मतलब छोटे जाति से या ओबीसी या अहिर जाति से बिलोंग करें तो आपकी कभी भी समाज नहीं कहेगा कि आप संस्कृत, आप कितना भी अच्छा पढ़ रहे हैं और आप यदि पंडित जाति से नहीं है तो आपको समाज कभी भी अनुमति नहीं देता है कि आप दूसरे को जाकर पूजा करा सको दूसरे के घर। इसके लिए शुरू से ही बनते आ गया है, हमारे पूर्वजों पूछते आ गए हैं कि इसके लिए पंडित जी ही आएंगे, भले पंडित जी भले कुछ भी क्यों न करते हो, आप कितने भी पाक मतलब शुद्ध क्यों न हो, आप पूजा नहीं करा सकते हैं। और पंडित जी अपने जाति में मतलब वो पंडित जाति में जन्म लिए हैं, वो कुछ भी करते हैं, वो आकर वह शुद्ध है चाहे शुद्ध है उससे मतलब नहीं है, वो पंडित जी जाति में हैं तो आकर पूजा करा सकते हैं। ये समाज है हमारा, यही है हमारा भारत, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अनुसार अपने पिता का पेशा ही अपनाना पड़ता है। देखते हैं, हम खुद देखे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पंडित जी लोग, ठीक है ना। मैं देखिए कोई भी चीज़ देखिए, मैं जाति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से मेन चीज़ देखिए कि हमारे माँ बाप क्या किए, किसानी किए, खेती किए, दूध दही गाय भैंस रखें, तो अब हमको भी उसी पेशा को अपनाना पड़ेगा। हम लोग कितना भी संस्कृत अच्छा से पढ़े हैं, हम लोग किसी के घर पूजा नहीं करा सकते हैं। और वो बंदा जो मेरे साथ पढ़ता था उसको कुछ भी संस्कृत नहीं आता था, बस पंडित जात में उसका जन्म हुआ था, तो आज हर घर में वो पूजा कराता है, हर घर में शादी विवाह कराता है। हालांकि हम लोग भी कर सकते थे, हम लोगों को, लेकिन हम लोगों का अनुमति नहीं है, समाज अनुमति नहीं देगा। कोई हम पंडित बन जाए तो कोई हम लोगों से शादी विवाह कराएगा? नहीं कराएगा, क्योंकि हम पंडित जात में जन्म नहीं लिए हैं। ये चीज़ तो वही चीज़ है कि कार्य में कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो क्या हुआ, जाति प्रथा के अनुसार अपने पिता का ही पेशा अपनाना पड़ता है। आइए, लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण बेरोजगारी होती है। हमारा पेशा, जब हम जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति का हमारे को काम होना चाहिए, काम होगा। पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है, जो कि बेरोजगारी का मेन कारण है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है। जाति देखिए, जाति के आधार पर श्रम का विभाजन कीजिएगा, काम का बंटवारा कीजिएगा, जो कि कोई भी स्वाभाविक रूप नहीं है, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतारी करते हैं।
मतलब विवश होकर करते हैं, विवश होकर करते हैं, ठीक है ना। अरुचि मतलब मन नहीं लगता है फिर भी करते हैं, फिर भी करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति के स्वाभाविक प्रेरणा सचिव आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देता है। कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अलग अलग फील्डों में टैलेंटेड है, लेकिन समाज उनको अनुमति नहीं देता है कि वो दूसरी फील्ड में वर्क कर सकें, जिसकी वजह से उनका टैलेंटेड को दबा दिया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एकदम संस्कृत फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ उनको, लेकिन किस जाति से, छोटे कास्ट जाति से, ओबीसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो वो पंडित नहीं बन सकते हैं, विद्वान नहीं बन सकते। जबकि पंडित का मतलब होता है विद्वान। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप भी पूजा पाठ करा सकते हैं, ये अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आप पंडित का मतलब जिस पंडित जाति में बिलोंग कर रहे हैं तो ही आप पूजा पाठ करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा समाज ये अनुमति नहीं देगा, ठीक है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह अपने पिता पेशा में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना तो दिल लगता है और ना ही दिमाग, जहाँ आपके रुचि पर, आपके इंटरेस्टेड पर आधारित काम नहीं रहेगा तो वहाँ मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, ठीक है ना। कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती है, कुछ काम भी नहीं सीख पाइएगा आप। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा एक क्या है? हानिकारक प्रथा है, लेखक कहते हैं। आइए समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता मतलब एक समान, भाईचारा को महत्व दिया जा रहा हो, मतलब सभी को स्वतंत्र हो, जिसको जिस फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड का काम करें, इसके लिए कोई बाउंडेशन ना हो, समता हो, सभी के एक दूसरे में समता हो, एक समान सबको समझा जाए, ये छोट जाति का है, ये बड़ जाति का है, इस तरीक़े से ना समझा जाए। भाईचारा होना चाहिए, दूध और पानी की तरह। यदि ये मिक्स हो जाते हैं तो कोई अलग नहीं कर सकता है। भाईचारा दिया जा रहा हो। लेखक भाईचारे की तुलना दूध और पानी के मिश्रण से किया है। यहाँ दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी को मिला दीजिएगा और फिर चाहिएगा पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, तो हो पाता है? नहीं हो पाता है। तो यहाँ भाईचारा ऐसा होना चाहिए ना, भाईचारे का मिश्रण, कि कोई दूसरा ना समझे कि ये छोट जाति का है, ये बड़ जाति का है, ठीक है, ये तरीक़ा से। ये भाईचारे को दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। भाईचारा को दूसरा क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके, है ना। ये हमारा रहा पाठ का सारांश, ठीक है जी, ये हमारा पाठ का सारांश है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में करेंगे। तब तक सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप लोगों 10th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास शाम को चलाया जाता है 7:30 से। तो आप सभी स्टूडेंट इस सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइव क्लास में भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।